A very good morning to you all. बेटा मैं श्वेत गुप्ता एमवीसीसी का एमडी। ये बेटा हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसमें हम लोग क्लास 11th एंड 12th के अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स में हम लोग यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, सारे चैप्टर्स को कवर करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। ठीक है बेटा, हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपने क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मैं चैप्टर लेके चल रहा था। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये डिस्कस किया था कि क्या ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशंस हुए हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, जिसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर और इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में पढ़ा, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या हो गई, बैकवर्ड चली गई और स्टैंजेंट हो गई। ठीक है, अब बेटा इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का सेकंड हेडिंग जो है वो है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है बेटा, निकाल लीजिए अपनी कॉपीज, पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, ये वीडियो जो है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ही हेल्पफुल है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है, चलिए बेटा हम पहले यहां पर एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में पढ़ चुके थे। चलिए सेकंड हेडिंग नोट करिए, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द eve of इंडिपेंडेंस। नोट करिए पहला हेडिंग आज इस वीडियो का फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अच्छा बेटा मैंने जब पहला अपना हेडिंग पढ़ा था ना, पहले जो मैंने अपना टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर में हम लोगों ने मिलकर, वो था कि क्या ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशंस हुए थे, क्या कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस हुए थे हमारे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम फीचर्स करेंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हमारे इंडियन इकोनॉमी की विशेषताएं थी, क्या फीचर्स थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आपको यहां पर दिमाग में आ रहा होगा सर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, हम लोग विशेषताएं की बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात होगी। बेटा फीचर्स का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छी चीज ही आती है, फीचर्स का मतलब ये होता है कि जिसमें आपकी बैड चीजें भी आती हैं, बुरी चीजें भी आती हैं और अच्छी चीजें भी आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग नोट कर लीजिए, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखिए पहला फीचर्स क्या था बेटा हमारा, स्टैंजेंट इकोनॉमी। क्या था पहला फीचर, नोट करिए, स्टैंजेंट इकोनॉमी। जो पहला फीचर्स आता है वो क्या है हमारा, स्टैंजेंट इकोनॉमी। क्या मतलब क्या होता है स्टैंजेंट इकोनॉमी का? स्टैंजेंट का मतलब होता है रुका हुआ, नो मूवमेंट। तो उस समय की जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो क्या थी, स्टैंजेंट इकोनॉमी थी, रुकी हुई थी, लिटिल ग्रोथ और नो ग्रोथ इन इनकम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए डेफिनेशन स्टैंजेंट इकोनॉमी का, स्टैंजेंट इकोनॉमी मींस लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। ठीक है, तो बेटा हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका पहला फीचर्स क्या होता है कि वो क्या था हमारा, स्टैंजेंट इकोनॉमी था। आगे बात समझ में, इस स्टैंजेंट इकोनॉमी के ही बदौलत हमारी जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, हमारी एपिडेमिक्स की सिचुएशन से घूम रही मतलब जूझ रही थी। क्या एपिडेमिक्स मतलब महामारी हो गया, स्टारवेशन, भुखमरी की कंडीशन से जा रही थी। जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था पीपल का वो क्या था, बहुत कम था। तो आप पहला नोट कर लीजिए, पहला फीचर्स है हमारा स्टैंडर्ड इकोनॉमी। स्टैंडर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है हमारा लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। ठीक है, तो उस टाइम पर स्टैंडर्ड इकोनॉमी की वजह से हमारा जो इंडियन इकोनॉमी के में दिखाता था, उसे कैरेक्टराइज कर रहा था कि हाफ जो पॉपुलेशन है हमारा वो क्या है, स्टारवेशन की कंडीशन में मूव कर रहा है, एपिडेमिक्स की कंडीशन में मूव कर रहा है, और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो रहन सहन है, वो मिजरेबली बहुत ही लो था, बहुत ही कम था। ठीक है, चलिए सेकंड हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड जो हमारी है फीचर्स वो क्या है हमारा, बैकवर्डनेस। क्या है, बैकवर्डनेस, जिसको हम लोग बैकवर्डनेस इकोनॉमी भी कह सकते हैं। बैकवर्डनेस पहला तो फीचर हो गया कि हमारी इकोनॉमी स्टैंडर्ड थी, रुक गई थी, लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम।
दूसरा हमारा क्या होता है, बैकवर्डनेस इकोनॉमी। बैकवर्डनेस मतलब कि जहां हमारे इकोनॉमी को आगे चलना चाहिए था वहीं क्या हो गया, हमारी इकोनॉमी पीछे की तरफ मूव कर रही थी। जहां सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ना चाहिए था उसी सक्सेस की सीढ़ी से क्या हो रहे हैं, उतर रहे हैं। तो हमारी जो सेकंड फीचर्स है वो क्या है, बैकवर्डनेस इकोनॉमी है। बैकवर्डनेस क्या रिप्रेजेंट करता है कि लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, बैकवर्डनेस क्या रिप्रेजेंट करता है, जो लोगों की पर कैपिटा, क्या मतलब है ये पर कैपिटा इनकम, क्या मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, आप लोगों ने 9th इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा कि पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है। पर कैपिटा इनकम का बेटा मतलब होता है कि प्रति व्यक्ति की आय कितनी है, प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है दिन का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन साइज। इसका फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए कॉपी में कि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन साइज, प्रति व्यक्ति की आय कितनी थी। तो ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस जो लोगों की प्रति व्यक्ति की आय थी वो कितनी थी, ₹230। ये डेटा बताता है कितनी थी, 230 रुपए थी। लोगों को शेल्टर नहीं मिल रहा था, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, क्लॉथ्स नहीं मिल रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम लेवल पे था, एकदम हाई लेवल पे था। आई बात समझ में। तो अगर हम बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो सबसे पहला हमारा क्या है, नोट कर लीजिए बच्चों। सबसे पहला हमारा है कि स्टैंडर्ड इकोनॉमी। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मेरे साथ साथ रिपीट करते रहिए। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। तो इससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि लोग जो इंडिया की पॉपुलेशन है उस टाइम पर वो क्या थी, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूखमरी। ठीक है, स्टारवेशन का क्या मतलब होता है, भूखमरी। एपिडेमिक्स, महामारी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन बहुत ही क्या हो गया था, कम हो गया था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही कम हो गया था। हाई पीक पे था स्टारवेशन, हाई पीक पे था एपिडेमिक्स। सेकंड फीचर्स हमारा क्या होता है, बैकवर्डनेस इकोनॉमी। बैकवर्डनेस का मतलब कि जहां आगे हमारी इकोनॉमी चलनी चाहिए थी वही हमारी इकोनॉमी क्या हो रही थी, पीछे थी। तो बैकवर्डनेस इकोनॉमी क्या रिप्रेजेंट करती है, बैकवर्डनेस इकोनॉमी रिप्रेजेंट करती है कि लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही कम था। नोट कर लीजिए बेटा फॉर्मूला, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन साइज। तो उस टाइम पर जो पर कैपिटा इनकम था लोगों का वो कितना था, ₹230 था। आई बात समझ में, यहां तक किसी को डाउट। बेटा इस वीडियो में लगातार आप बने रहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ये चैनल आप ही के लिए ओपन किया गया है, ये वीडियोस आप ही के लिए बनाया गया है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाइए, शेयर करवाइए, फ्रेंड्स के ऊपर शेयर करिए। ठीक है, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस वीडियो को। ठीक है, चलिए तीसरा क्या फीचर्स हो सकता है हमारा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तीसरा क्या है हमारा, क्या है, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। क्या है हमारा, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। नोट करिए, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। ठीक है, हमारी इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस में जो फीचर्स तीसरा आता है वो क्या है हमारा, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई डेवलपमेंट नहीं था, इसको बात ध्यान समझिए। एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई भी डेवलपमेंट नहीं था। इसको मैंने पढ़ाया भी है आपको पहले हेडिंग में कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा पूरा तबाह हो गया था जमींदारी सिस्टम्स की वजह से। तो फीचर्स आखिर क्या आएगा, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर मूवमेंट में क्या अच्छा परफॉर्म करेगा, नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया हमारा, बैकवर्ड हो गया। हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो थी उस टाइम पर, ऑलमोस्ट 85% ऑफ द पॉपुलेशन वो किस पे थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड थी। पर जीडीपी का अगर कंट्रीब्यूशन अगर पूछा जाए तो वो कितना था बेटा, सिर्फ और सिर्फ 50% था। कितना था, 50% था। प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी, एक समझ लीजिए प्रोडक्टिविटी एकदम नील के बराबर थी। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब लोगों का पेट नहीं भर पा रहा था, दे नॉट गेटिंग द फूड्स, दे नॉट गेटिंग द शेल्टर्स। अनएम्प्लॉयमेंट तो चरम सीमा पे ही थी। इसमें भी जब हम आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ाएंगे ना अलग सा, तो बताएंगे इसमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन इसमें आ गई थी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड हो गया था। फोर्थ हमारा क्या होगा इसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्ड हो गया था। क्या हो गया था, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। नोट कर लीजिए बेटा, क्या था हमारा,
इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अच्छा अच्छा, ये बताओ कल जब मैंने आप लोगों को जो टॉपिक क्लियर किया था उसमें मैंने क्या बताया था, किसी भी इकोनॉमी की ना, किसी भी इकोनॉमी का जो पिलर होता है वो तीन चीज होती है। ये बताया था कि नहीं बताया था? क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। रिमेंबरिंग कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए इस बात पे, लाइन से जुड़े रहिए, बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गए हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो उसमें पहला तो एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड हो गया, तो क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स क्या बहुत अच्छे हैं? नहीं। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हो गया? बैकवर्डनेस। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर आपने तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्डनेस की बात कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, कैसे हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्ड हो गई थी? बेटा सिंपल सी बात है कि उस टाइम पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का हमारे यहाँ पर प्रचलन ज्यादा था, ठीक है, तो उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे यहाँ पर कोई हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप थी ही नहीं। क्या थी? हमारे यहाँ पर कोई भी हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप थी ही नहीं। हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सेटअप था ही नहीं। जो कैपिटल गुड्स जानते हो ना, कैपिटल गुड्स, उसका तो प्रोडक्शन नेग्लिजिबल ना के बराबर था। सिर्फ हमारे यहाँ पर क्या चलता था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चलती थी, तो मशीन्स का तो हम प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे थे। अगर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को जो चाहता था कि वो ओपन करे, अगर उसको कैपिटल गुड्स की नीड पड़ रही है, कैपिटल गुड्स का मतलब पता है ना, फिक्स एसेट्स, अगर उसकी नीड पड़ रही है, तो यहाँ पर तो कोई कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन था ही नहीं, तो हमें किसके ऊपर डिपेंड हो जाना पड़ता था? ब्रिटेन के ऊपर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इसी वजह से हमारा क्या हो गया था? बैकवर्डनेस चला गया था, कोई मूवमेंट नहीं था। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने नोट किया स्टैंडर्ड इकोनॉमी, दूसरा पॉइंट आप लोगों ने नोट किया बैकवर्डनेस इकोनॉमी, तीसरा पॉइंट क्या होता है? एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस होता है, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस होता है। यहां तक आपको कोई क्लियर, कोई डाउट इसमें? अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है? चलिए, फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो क्या होता है? रैम्पेंट पॉवर्टी। क्या होता है? रैम्पेंट पॉवर्टी। अच्छा, पॉवर्टी का मतलब पता है क्या होता है आप लोगों को? पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है बेटा गरीबी। अच्छा, अब तुम मुझे इतना कॉमन सेंस लगा के बताओ कि जिस कंट्री की इकोनॉमी स्टैंडर्ड हो गई हो, जिस कंट्री की इकोनॉमी बैकवर्ड हो गई हो, जिस कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्डनेस की तरफ चल दिया हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्डनेस की तरफ चल दिया हो, जो पिलर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो खत्म ही हो गया है, तो क्या हमारे इकोनॉमी में पॉवर्टी रहेगी कि नहीं रहेगी? गरीबी रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो यहाँ पर फिफ्थ जो फीचर्स है आपका वो क्या है हमारा? कि हमारे जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या था हमारा? रैम्पेंट पॉवर्टी था। क्या था हमारा? रैम्पेंट पॉवर्टी था। रैम्पेंट पॉवर्टी का बेटा मतलब होता है कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, दे आर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर ऑफ मील्स ऑफ अ डे, ठीक है? यहां पर लिख लीजिए, रैम्पेंट पॉवर्टी इंडिकेट्स दैट अ पर्सन इज नॉट गेटिंग अ 2 स्क्वायर मील्स ऑफ अ डे। 2 वक्त का खाना भी नहीं उनको नसीब हो रहा था। कपड़े तो छोड़ दीजिए, रहना तो छोड़ दीजिए, खाना भी नहीं मिल रहा था। और ये किन कारणों की वजह से होता था? क्योंकि लिटरेसी रेट हमारा बहुत ही कम था और अनएम्प्लॉयमेंट हाई था एकदम। अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से, लिटरेसी रेट कम होने की वजह से ये रैम्पेंट पॉवर्टी हमारा क्या है? बहुत जल्दी उभर कर आया। व्यक्ति को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए, 6 फीचर्स हम लोग बात करते हैं। चलिए, यहां तक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? स्टैंडर्ड इकोनॉमी, बैकवर्डनेस इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, रैम्पेंट पॉवर्टी, ठीक है? अब हम लोग बात कर लेते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। नोट कर लीजिए, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, नोट कर लीजिए, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख के दिखाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? चलिए, मैं ही बता देता हूं, आप लोग का रिमेंबरिंग भी हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटा मतलब होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर जनरेशन, बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीन्स। तो क्या आप हमें ये बताइए, थोड़ा दिमाग से लिखिए, देखिए सारे पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप 4 पॉइंट्स भी याद होते हैं तो आप अपने दिमाग यूज करेंगे तो और भी पॉइंट्स क्या होता जाएगा? बनता जाएगा।
ठीक है, तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस टाइम का क्या आप ये प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि क्या हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया या ट्रांसपोर्ट हो गया या बेसिकली जो रोड्स हो गए, रेलवेज हो गई, क्या वो बहुत ही सही रहे होंगे? नहीं बेटा, पावर जनरेशन भी बहुत कम था। अगर मैं डेटा लेके बात करूं तो कह सकते हैं कि उस टाइम पर 2100 मेगावाट का ही सिर्फ था। रोड उतनी बनी ही नहीं थी, रेलवेज उतने बने ही नहीं थे। तो हमारे यहाँ पर क्या था? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। ठीक है, आप बेटा इस वीडियो को पॉज कर करके देखिए, अपने पॉइंट्स बनाइए। इसमें ये सारे पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूं, बिल्कुल एकदम नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए 7 पॉइंट हम लोग देखते हैं। फिर क्या आ जाता है हमारा? हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, नोट कर लीजिए 7 पॉइंट। हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताइए, जिस कंट्री का एग्रीकल्चर तबाह हो गया हो, जिस कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह हो गया हो, और हम ना किसी चीज प्रोडक्शन करने के काबिल थे, ठीक है, ना हम कोई चीज मशीन्स बना पा रहे हैं, ठीक है, तो अब मुझे अब इसमें ये बता दीजिए कि क्या हम एक्सपोर्ट करने के काबिल थे? क्या हम उस टाइम पर अपने यहाँ के मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते थे? हाँ, सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे। किस कंडीशन में? रॉ मटेरियल्स को। सिर्फ हम कोई भी मशीन्स का एक्सपोर्ट नहीं करते थे, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाकर यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करते थे। हमको अगर एक छोटी सी सुई भी चाहिए होती थी ना कपड़े को सिलने के लिए, उसके लिए भी हमको बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता था। अगर हमें मेडिसिन भी चाहिए होती थी ना, तो उसको भी हमको बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता था। हमें अगर साइकिल्स चाहिए होती थी तो वहां हमें क्या होता था? इंपोर्ट कराना पड़ता था। हमें अगर अपने कंट्री को एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बनानी है तो उसके लिए जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं या जो कुछ भी जो जितने भी हथियार या इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सब हमें इंपोर्ट कराना पड़ता था, क्योंकि हम निलिजिबल के बराबर प्रोडक्शन कर रहे थे यहाँ पर। आई बात समझ में? तो पहला क्या आ जाता है हमारा? स्टैंडर्ड इकोनॉमी। दूसरा क्या आ जाता है हमारा? बैकवर्डनेस इकोनॉमी। तीसरा क्या होता है हमारा? एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। फोर्थ पॉइंट इज हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, रैंपेंट पॉवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। अब कौन सा पॉइंट हमारा आ जाएगा? हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट के बाद लिमिटेड अर्बनाइजेशन। नोट कर लीजिए पॉइंट 8 क्या है हमारा? लिमिटेड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं हिंदी में इसको बात करूं, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? शहरीकरण। क्या मतलब होता है? शहरीकरण। तो क्या आप मुझे इतना बता सकते हैं कि उस टाइम पर क्या शहरीकरण बहुत ज्यादा रहा होगा? अगर मैं बात करूं ना बेटा, उस टाइम पर तो ओनली 14% ही हमारी अर्बनाइजेशन थी। हमारी आधा से ज्यादा पॉपुलेशन जो थी वो कहाँ रहती थी? विलेजेस में रहती थी, रूरल एरियाज में रहती थी। क्यों? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज होती नहीं थी। लोग अधिकतर किस पे डिपेंड होते थे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड होते थे। आई बात समझ में? फिर क्या बात आ जाती है हमारी? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। नोट कर लीजिए, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। नोट कर लीजिए, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। अच्छा, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पर कौन सी इकोनॉमी चलती है? क्या हमारे यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी चलती है? क्या हमारे यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है? कि हमारे यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी चलती है? कौन सी इकोनॉमी चलती है? तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन सी इकोनॉमी चलती है बेटा? हमारे यहाँ पर जो है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो सारे चीज को ओन कर रहे हैं मिलकर। तो उस टाइम भी हमारे यहाँ पर कौन सी इकोनॉमी चलती थी? मिक्स्ड इकोनॉमी चलती थी, जहां पर कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये 9th पॉइंट हो गया। 10th पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? कॉलोनियल इकोनॉमी। लिख लीजिए, कॉलोनियल इकोनॉमी। अच्छा, अब हमें ये बता दीजिए कि अगर उस टाइम पर ब्रिटिश का ही पूरा शासन था तो इकोनॉमी भी क्या होगी? कॉलोनियल इकोनॉमी होगी, क्योंकि बिल्कुल ही उनके जो रूल्स रेगुलेशंस, जो प्रोविजंस, जो प्रोटोकॉल्स बनाते थे वो क्या है? कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब बनाती थी और हमको फॉलो अप करना पड़ता था। तो बेटा यही 10 पॉइंट्स हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है,
तो पहला क्या जाता है स्टैंडर्ड इकोनॉमी, दूसरा क्या जाता है बैकवर्डनेस इकोनॉमी, थर्ड वन इज एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, फोर्थ वन इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, fifth one is rampant poverty, poor infrastructure, high dependence on imports, limited urbanization, semi feudal economy and colonial economy. अब मुझे लगता है आपको इसमें कोई भी ऐसे पॉइंट्स नहीं होंगे जो क्लियर ना होंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं बिल्कुल। अगर जैसे आपको क्लियर हो गया कमेंट बॉक्स में तुरंत यस लिख के भेजिए, ठीक है। इससे क्या बेटा हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि आपको और एक्सप्लेनेशन बेहतर ढंग से किया जाए, ठीक है बेटा। चलिए ये टॉपिक क्लियर हो गया। जैसा कि बेटा मैंने कहा था कि इस पार्ट 2 में हम लोग 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक मैंने कवर कर लिया फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपनी कॉपी को नोटबुक में तुरंत नोट करिए, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जस्ट राइट इट नाउ राइट नाउ, ठीक है। तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। आप तुरंत जो है हेडिंग लिखिए फीचर्स ऑफ agriculture sector on the eve of independence. Features of agriculture sector on the eve of independence. लिखिए features of agriculture sector on the eve of independence. नोट करिए फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द eve of independence. नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए हमको लगता है कि आपको जो मैंने 2 इससे प्रीवियस टॉपिक्स कवर किए थे उसमें हमें नहीं लगता किसी को कोई डाउट रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द eve of independence, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल है। देखिए फीचर्स में तो हमने बात कर ली थी कि बैकवर्ड हो गया, तो आपसे इसका तो आइडिया लग गया होगा कि सर जो कुछ भी फीचर्स पढ़ाएंगे सब क्या है निगेटिव पॉइंट्स ही पढ़ाने वाले हैं, इसमें कोई भी पॉजिटिव होने की कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था। तो उसके फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या फीचर्स है, ठीक है। चलिए पहले फीचर्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्या आ जाता है लो प्रोडक्शन, नोटेट लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, नोटेट लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अच्छा क्या आपको पता है कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा कुछ आइडिया है कि क्या प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अपनी तरफ से दिमाग लगाइए कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए थोड़ा सा मैं टाइम भी दे रहा हूं कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर पता है तुरंत लिख के भेजिए। चलिए मैं बताता हूं बेटा। प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? टोटल आउटपुट। और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। क्या मतलब होता है? आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है। तो हमारे यहां पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर की फीचर्स की मैं बात करता हूं, तो हमारे यहां पर जो टोटल आउटपुट और आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड वो क्या है? बहुत ही लो था। प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था, प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं रही थी, ठीक है। इसका आप आंसर भी जानते होंगे, मैंने पिछले टॉपिक्स में कवर किया कि क्यों नहीं हो रही थी, ठीक है। दूसरी फीचर्स की मैं अगर बात करता हूं तो क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, लिख लीजिए हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, नोट कर लीजिए हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अब क्या ये हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा अनसर्टेनिटी का मतलब होता ये है कि देखिए उस टाइम पर तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई डेवलपमेंट था नहीं, हमारे यहाँ पर ऐसा कोई इरिगेशन सिस्टम तो था नहीं कि आजकल जो इरिगेशन चल रहा है ना, ट्यूबवेल है जो हमारे पास, या स्प्रिंग इरिगेशन जो होते हैं वो सब तो थे नहीं।
हम लोग किस पे डिपेंडेंट होते थे? हम लोग कुएं, जो कहते हैं ना वॉल्स पे हम लोग डिपेंडेंट होते थे। ठीक है, तो बेटा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या था कि उस टाइम पर जब क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे थे ना, तो हम ओनली डिपेंड थे रेन पे। हमारे यहाँ पर मीन्स ऑफ इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं थी। हम किस पे डिपेंड थे? इरिगेशन जो था उस पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं था, मीन्स ऑफ इरिगेशन था ही नहीं, हम रेन पे डिपेंड थे। अगर रेन अच्छी हो गई, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर रेन अच्छी हो गई मीन्स, रेन अच्छी होने का मतलब क्या हो जाता है? रेन अच्छी का मतलब हो जाता है कि अगर गुड रेन, क्या है? गुड रेन, गुड प्रोडक्शन। क्या है? गुड रेन, गुड प्रोडक्शन। ठीक है, और अगर बैड रेन, रेन हुई नहीं, तो बैड प्रोडक्शन। नोट कर लीजिए, इसको जरूर नोट कर लीजिए। देखिए बेटा ना, आप जब आंसर शीट में आंसर्स लिखिए ना, तो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करिए जब एग्जामिनर पढ़े तो मन खुश हो जाए उसका। ठीक है, तो गुड रेन गुड प्रोडक्शन, बैड रेन बैड प्रोडक्शन। नोटेड, गुड रेन गुड प्रोडक्शन, बैड रेन बैड प्रोडक्शन। हम लोग क्या थे? रेन पे डिपेंडेंट थे। अगर रेन अच्छी हो गई तो फसल भी अच्छी हो गई, अगर रेन नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो फसल भी नहीं हुई। इसी को कहते हैं हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट किया आप लोगों ने, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सेकंड पॉइंट आप लोगों ने नोट किया, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पढ़िए, बिल्कुल सब पॉइंट्स क्लियर होंगे आपके। ठीक है, चलिए तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हम बात करते हैं डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लिख लीजिए, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि कमर्शियलाइजेशन फार्मिंग या सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या डिफरेंस है? कुछ आइडिया है कि कमर्शियल फार्मिंग या सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या डिफरेंस है? तो बेटा सिंपल मैं बताऊं, कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीकल्चर स्टेप उठाना, एक ऐसा एग्रीकल्चर का प्रोसीजर करना, प्रोसेस निभाना जो बिजनेस वेंचर हो, मतलब जो बिजनेस के लिए, जो को मार्केट में प्रोडक्शन करके उसको सेल करना है, तो उसको कमर्शियलाइजेशन फार्मिंग कहते हैं। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जिसमें बिजनेस वेंचर की कोई भी एक झलक भी ना हो, मतलब ना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं पर अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा बच जा रहा है तो मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब भी यही होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि फार्मर्स इज डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप बट नॉट फॉर द सेल पर्पस, फॉर द सेल्फ कंजप्शन पर्पस। आई बात समझ में? अगर उनके पास थोड़ा सा आफ्टर द सेल्फ कंजप्शन बच रहा है तो उसको मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइप पर क्या था? हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पर, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। नोट करिए, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। ठीक है, क्या मतलब होता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का? अच्छा बेटा, आप लोग हमें ये बताइए कि उस टाइम पर आप लोगों ने, अच्छा आज भी है ना कि किसी के माँ बाप के पुराने, अगर आप विलेजेस में जाइए तो जमीनें बहुत होंगी, खेती होती होगी ना, तो तुमने देखा होगा कहीं जमीन उनकी इधर होती है, कहीं जमीन उनकी उधर होती है, एक जगह पर जमीन नहीं है। तो उस टाइम भी ऐसा था, छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल स्मॉल पीसेस में जो फार्मर्स के लैंड थे, तो वन पीस इज देयर एंड वन पीस इज हेयर। ठीक है, कुछ उनके जमीन के टुकड़े उधर थे तो कुछ जमीन के टुकड़े क्या थे? इधर थे। उसी को कहा जाता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। नोट कर लीजिए, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मींस farmland land is distributed in small and small pieces, one land is there and one land is here। इसमें क्या होता था कि जब वो प्रोडक्शन करते थे, जो कॉस्ट लगती है ना, जब हम लोग खेती करते हैं तो पैसे लगते ही है ना, तो आउटपुट जनरेट करने के लिए उनको ज्यादा हाईली कॉस्ट हो जाता था। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। तो पहला क्या जाता है? लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। ठीक है, अब क्या आ जाता है बेटा इसमें? अब लास्ट टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, वो हो जाता है हमारा कमर्शियलाइजेशन। क्या हो जाता है? कमर्शियलाइजेशन। लास्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, कमर्शियलाइजेशन, फोर्स टू कमर्शियलाइजेशन।
बेटा उस टाइम पर एक चीज नोट करिएगा, देखिए बोर मत होइएगा प्लीज, ठीक है ना, आराम से इंटरेस्ट लेके पढ़िए, समझ के पढ़िए, नोट्स को पढ़िए, बुक्स को पढ़िए, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, फोर्स टू कमर्शियलाइजेशन में क्या होता है, हमने क्या कहा था कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, तो उस टाइम में ये क्या सोचा, देखिए ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री सेटअप थी ना, जो ये गोरे लोग थे ना, उनके यहाँ पर जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री सेटअप थी ना, वो टेक्सटाइल की थी, तो उनको इंडिगो की जरूरत पड़ती थी नील बनाने के लिए, ठीक है। तो वो कहाँ से करें, अच्छा यहाँ पर तो एग्रीकल्चर सेक्टर लोग करना ही जानते थे, तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट चालाक तो थी ही भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चालाकी की, उन्होंने पैसा देना शुरू किया फार्मर्स को, टिलर ऑफ द सॉइल को, कि एक ऐसा है कि आप इस फूड ग्रेन्स क्रॉप को बंद कर दीजिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग बंद कर दीजिए, फूड ग्रेन्स को मत उगाइए, आप इंडिगो की खेती करिए, ठीक है, क्या करिए, उसको मार्केट में जाकर सोल्ड आउट करिए, आप ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग बंद कर दीजिए। कमर्शियलाइजेशन के ऊपर ला रहे थे बेसिस पे, पर नहीं, कमर्शियलाइजेशन लाना अच्छी बात है, पर इनका जो मोटिव था कमर्शियलाइजेशन लाने का, वो उसका निगेटिव इंपैक्ट था हमारे इंडिया, इसमें इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस पे। फोर्स किया गया कि आप इंडिगो की खेती करिए, फूड ग्रेन्स व्हीट राइस को मत उगाइए, डोंट ग्रो अप, ठीक है, उसको ग्रो मत करिए, आप उससे पैसे लीजिए। तो होता क्या था कि चलिए ठीक है, अब फार्मर्स क्या करते थे, इंडिगो की खेती करना शुरू कर देते थे। अब मार्केट में जब उनको इसे दाल चावल यही राइस और व्हीट को खरीदना पड़ता था, तो उनको डेप्ट लेना पड़ता था, वो डेप्ट में डूबते चले जा रहे थे, उनको पैसे की नीड होने लगी, अरे मार्केट से तभी तो सोल्ड करेंगे, वो खरीदेंगे तभी तो वो खाएंगे। और इंडिगो की खेती क्या होती थी बेटा, कि अगर जो एक बार जिस जगह पर हो जाए, उसकी जो फर्टिलिटी होती थी वो लूज हो जाती थी, ठीक है। तो हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पहला क्या आता है, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स एंड फोर्स टू कमर्शियलाइजेशन। आगे बात समझ में। अच्छा, यहाँ पर बेटा मैं सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर रहा हूं, तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करिए, बहुत ही जरूरत है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है। लास्ट 2 पॉइंट्स और हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है हमेशा, कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा गया था, भाई मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में तो पूछा ही गया था, ठीक है, कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन है वो हाईली क्यों ज्यादा थी और इंडिया में प्रोडक्शन क्यों कम थी। और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए ना, तो 85% लैंड जो था वो मिला था किसको, सॉरी 85 या 82%, नहीं हाँ 85% ही लैंड जो था वो कल्टिवेटेड लैंड मिला था इंडिया को, और 62% जो था वो बेसिकली किसको मिला था, हमारा पाकिस्तान को मिला था। तो क्यों पाकिस्तान का जो प्रोडक्शन था, जो प्रोडक्टिविटी था, वो बहुत ही बेहतर था, और इंडिया का क्यों नहीं था। तो बेटा रीजन ये है ना, कि जो उनको एरिया मिला था पाकिस्तान को, ठीक है, जो उनको लैंड मिला था जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था लैंड का ना, तो वो एरियाज इंडिया की सबसे हाईली फर्टाइल लैंड थी, वो जमीन बहुत ही उपजाऊ थी, और जो इंडिया को जो लैंड मिला था वो कम उपजाऊ थी। तो इस वजह से इतना याद रखना रहना, अगर पाकिस्तान टेररिज्म का साथ ना देता, टेररिस्ट का साथ ना देता, तो उस समय की उसकी जो इकोनॉमी चल रही थी ना, तो वो बहुत, आज वो अमेरिका से भी आगे होती, ठीक है। तो उस टाइम उनकी जो प्रोडक्शन था इसी वजह से उनका ज्यादा था, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है बंगाल फेमाइन। क्या है, बंगाल फेमाइन। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि बंगाल फेमाइन कब आया था। नोट कर लीजिए, बंगाल फेमाइन कब आया था, 1943। नोट कर लीजिए पॉइंट, बंगाल फेमाइन कब आया था, 1943 में, 1762 1943। फेमाइन का मतलब क्या होता है, फेमाइन का मतलब फूड का शॉर्टेज होना, स्कैर्सिटी हो जाना, स्टारवेशन हो जाना, एपिडेमिक्स हो जाना, ठीक है। तो बंगाल फेमाइन का मतलब यही था। तो 1760 टू 1943 इंडिया जो था वो बहुत ही, एक कहते हैं ना बेटा, बुरे वक्त, भूखमरी बहुत बेकार चीज होती है, उससे जूझ रहा था, उसका नाम दिया गया बंगाल फेमाइन 1943 के एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग उसकी आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको ज्यादा से ज्यादा इसके नोट्स बना लीजिए, पढ़िए बिल्कुल, आपको कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटी डज नॉट हैपेंस, अपॉर्चुनिटी डज नॉट हैपेंस, यू मेक देम अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी कभी बनेगी नहीं, इसीलिए आप पढ़िए, पढ़ के आप पास आउट होइए, ठीक है। चलिए, गुड लक, जय हिंद।